हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट स्टेट सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। तो अगर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो इसको एक तरीके से पहले जो है OBOR भी कहा जाता था, वन बेल्ट वन रोड रोड इनिशिएटिव। ये एक तरीके से चाइना के द्वारा दिया गया इनिशिएटिव है जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड के लिए और ये कवर करता है कम से कम 70 देशों को। तो हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए चाइना के द्वारा OBOR कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है, जिसको अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, BRI कहते हैं। इन सब के मद्देनज़र पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो अगर हम देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या क्या हो सकती है इसमें, तो इसमें हम देखते हैं कि एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो होती है, पोर्ट कनेक्टिविटी हो सकती है, रेल कनेक्टिविटी हो सकती है, हाईवेज प्रोजेक्ट हो सकते हैं, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट हो सकते हैं और इसमें देखते हैं कि एक तरीके से हार्बर डेवलपमेंट हो सकता है और जितने भी रोड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी फंडिंग कौन कर रहा है। तो हम जानते हैं कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसकी फंडिंग कर रहा है और ये प्रोजेक्ट जो है पूरे वर्ल्ड में अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो चाइना की इकोनॉमी बहुत हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो चाइनीज़ की इकोनॉमी जो इस समय करीब 15 ट्रिलियन US डॉलर के आसपास है, वो करीब करीब हमें लगता है कि वो 18 ट्रिलियन US डॉलर को क्रॉस कर जाएगी अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। एक तरीके से अगर स्टार्ट होता है तो हम जानते हैं इसमें क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम आएगी, कोरल ब्लीचिंग की प्रॉब्लम आएगी, कार्बन न्यूट्रलिटी की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कार्बन सरप्लस रीजन बनेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन कोल का बहुत ज़्यादा होगा। एक तरीके से देखें ऑयल रिफाइनरीज का और सारी चीज़ों का, तो उन सब चीज़ों में ये एक तरीके से निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होगा। कोरल ब्लीचिंग होगी, दुनिया भर के जो भी एनिमल्स होंगे समुद्र में उनके लिए भी एक तरीके से ठीक नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये किस किस रास्ते से और किन किन देशों को होते हुए कहाँ पे जाके स्टार्ट होगा और कहाँ पे जाके एक तरीके से ये मर्ज करेगा। तो अगर हम बात करें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, तो हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में इसको मैरीटाइम सिल्क रोड भी कहा जा रहा था। ये साउथ चाइना से शुरू होगा, साउथ चाइना से ये शुरू होता है एक तरीके से। उसके बाद ये साउथ चाइना सी में आएगा, साउथ चाइना सी में आने के बाद ये एक तरीके से इंडोनेशिया देश है वहाँ पे जाएगा, इंडोनेशिया देश से होता हुआ ये इंडियन ओशन में आएगा और वहाँ पे ये कवर करेगा सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई, ये सब देशों को कवर करते हुए इंडियन ओशन में आएगा। और इंडियन ओशन में आएगा तो यहाँ पे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट एक तरीके से कवर करेगा। उसके बाद हम देखते हैं जब ये हम्बनटोटा पोर्ट कवर कर लेगा तो उसके बाद ये इंडियन ओशन के अरेबियन सी से होता हुआ एक तरीके से जिबूती कंट्री को पहुंचेगा और जिबूती कंट्री में होते हुए ये रेड सी में पहुंचेगा। रेड सी में होते हुए ये रेड सी को क्रॉस करते हुए ये एक तरीके से इजराइल के हैफा पोर्ट पहुंचेगा। उसके बाद मेडिटेरेनियन से होते हुए ये ग्रीस और फिर इटली पहुंचेगा। तो हम जानते हैं कि ये एक तरीके से मैरीटाइम ट्रेड रूट हो गया जो कि चाइना के द्वारा एक तरीके से इनिशिएट किया गया है। अब अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से और मैरीटाइम रूट हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि फाइनली हम देखते हैं कि इटली के पास और ग्रीस के पास जो है एजियन सी है एक तरीके से। और उसके बाद हम देखते हैं कि इटली से फिर उसके बाद फ्रांस चला जाएगा। उसके बाद नॉर्थ सी को के आसपास पहुंचने के बाद ग्रेट ब्रिटेन से ये जुड़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि कैसे कई कॉन्टिनेंट को ये मैरीटाइम सिल्क रोड जोड़ रहा है। दूसरे शब्दों में हम एक मैरीटाइम सिल्क रोड की बात कर चुके हैं, तो दूसरे शब्दों में हम बात करेंगे कि लैंड रूट पे क्या था। तो हम जानते हैं कि वेस्टर्न चाइना से एक तरीके से ये स्टार्ट होगा और वेस्टर्न चाइना से स्टार्ट होते होते एक तरीके से सेंट्रल एशियन जो देश है, जैसे उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, इन सब देशों को क्रॉस करते करते ये एक तरीके से पहुंचेगा तुर्की। तुर्की से पहुंचने के बाद ये एक तरीके से रसिया के जो उराल माउंटेन रसिया का है उसके ईस्ट के जो एरिया है वहाँ पे पहुंचेगा और वहाँ से फिर एक तरीके से यूरोप से ये कनेक्ट हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि आखिर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होंगे अगर ये सिल्क रोड जो है, मैरीटाइम सिल्क रोड जो एक तरीके से सी से पास हो रहा है और जो एक तरीके से हम देख रहे हैं लैंड से पास हो रहा है, अगर ये सफल हो जाए तो पूरे वर्ल्ड में क्या होगा। हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो आती है वो नहीं होगी। एक तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा तो वर्ल्ड का जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा और ग्रास नेशनल इनकम जो होगा वर्ल्ड का एक तरीके से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और उसमें हम देखते हैं कि अगर पोर्ट डेवलपमेंट होगा तो बहुत अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बढ़ेगी, रेल कनेक्टिविटी इसमें ज़्यादा अच्छे से बढ़ सकती है। और एक तरीके से हम देखते हैं कि एक्सप्रेसवे, हाईवे,
ये सब और हार्बर का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हो सकता है। दूसरी बात हम जानते हैं कि चाइना का जो वेस्टर्न रीजन है वो एक तरीके से अंडर डेवलप्ड रीजन है, तो उस रीजन को भी डेवलप करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि चाइना का झिनजियांग रीजन एक तरीके से हम जानते हैं उरुमकी प्रोविंस जो है एक तरीके से अंडर डेवलप्ड है। एक तरीके से अगर सिल्क रोड का ये जो है सफल हो पाता है तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा, और एक तरीके से हम जानते हैं कि चाइना इसमें सफल भी होगा। दूसरी बात हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंट देशों का इस प्रोजेक्ट में क्या कहना है। तो हम पहले परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट का क्या कहना है। यूनाइटेड स्टेट का ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकता, इसके सफल होने में बहुत सारी शंकाएं हैं। ये प्रोजेक्ट एक तरीके से हम जानते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो सारे कॉन्टिनेंट को कवर कर रहा है, और एक तरीके से इस प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना डेट ट्रैप करके एक तरीके से सारे देशों को फंसा रहा है एक तरीके से अपनी ऋण जाल में, ये भी सही नहीं है। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया का क्या रिस्पांस है। इंडिया ने भी एक तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया का ये कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि जो चीन है वो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर से होते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवादित है पीओके, उससे होके जा रहा है। तो उसी कड़ी में इंडिया का कहना है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके बाद हम देखते हैं श्रीलंका का क्या रोल कॉल है। तो उसमें श्रीलंका का कहना है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट बनेंगे और इसमें हम एक बहुत अच्छे से जुड़ेंगे। और उसमें हम देखते हैं नेपाल का क्या कहना है। नेपाल भी कहता रहा है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट बनेंगे और इसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी होगी उसको हम एक तरीके से दोहराएंगे, और जो भी काम रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको काम को पूरा किया जाएगा। इसी संदर्भ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक बैठक 2017 में हो चुकी है, दूसरी बैठक 2019 में हो चुकी है, और तीसरी बैठक इसी महीने की 18 तारीख को, मतलब 18 अक्टूबर को होगी। लेकिन इस बैठक में एक तरीके से श्रीलंका से रनिल विक्रमसिंघे जा रहे हैं और नेपाल से एक तरीके से पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जाएंगे, लेकिन इंडिया इस मीटिंग में एक तरीके से शामिल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का कहना है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि विवादित क्षेत्र है इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीओके, उससे होकर जा रहा है। जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होगा तब तक हम किसी भी ऐसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना।